Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the simple impulse turbine and the compounding in impulse turbine. So what is simple impulse turbine? This is the first classification of the steam turbine. Impulse turbine किसको बोलते हैं? जिस टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है और जब वर्किंग फ्लूइड पास होता है टरबाइन से, टरबाइन मींस मूविंग ब्लेड से पास होता है, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर का जो चेंज आने जो प्रेशर में जो चेंज आना होता है वो पहले ही आ जाता है। जो वर्किंग फ्लूइड है उसको टरबाइन से एंटर करने से पहले ही प्रेशर में जो भी कुछ चेंज आना होता है या प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सारी की सारी, और उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट रहता है अराउंड द मूविंग ब्लेड्स और द टरबाइन ब्लेड्स। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, जो स्टीम है वो बॉयलर से निकलने के बाद जाती है नोजल में, और ये नोजल में जब स्टीम जाती है, जैसा कि बॉयलर में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और उसी हाई प्रेशर पे वो जो हाई प्रेशर पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस हाई प्रेशर के साथ बॉयलर से जब स्टीम निकलती है तो वो नोजल में एंट्री करती है। उस समय उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। बॉयलर से जब स्टीम निकलती है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत कम वेलोसिटी होती है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो करते क्या है, एक नोजल से उसको पास कराते हैं और उस नोजल में सारी की सारी प्रेशर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और फिर जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टीम टरबाइन में एंटर करने वाली होती है, उस समय पे उसकी जो वेलोसिटी है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ जो स्टीम है वो इंपल्स टरबाइन में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर तो सारा डाउन हो गया, प्रेशर में तो अब कुछ बचा ही नहीं, वो तो ऑलमोस्ट मान सकते हो कि आप कंडेंसर प्रेशर के बराबर हमने उसको यहीं पे पहुंचा दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये था बॉयलर प्रेशर, पी मतलब बॉयलर प्रेशर। ठीक है, पी नॉट हमने इसको एक पॉइंट दे दिया कि पी नॉट से ये नोजल पे एंटर किया और पी वन पे ये नोजल के बाहर निकला। मतलब पी वन और पी टू क्या है, जो टरबाइन के इनलेट का प्रेशर और टरबाइन के आउटलेट का प्रेशर। तो एक्चुअली अगर आप देखें एक्सपेंशन जो हुआ वो सारे का सारा नोजल में ही हो गया, पी नॉट से पी वन तक, और पी वन और पी टू तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी नॉट क्या था, पीवी, और पी वन क्या है, नोजल के एग्जिट का प्रेशर और टरबाइन के इनलेट का प्रेशर। तो एक्सपेंशन यहाँ पे इंपल्स टरबाइन में सारा नोजल में ही हो गया। ठीक है, और P1 और P2 बराबर हैं, और ये P1 और P2 किसके बराबर हैं, कंडेंसर प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे P1 को हम कंडेंसर प्रेशर PC भी लिख सकते हैं, कंडेंसर प्रेशर PC भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि नोजल में सारे का सारा प्रेशर का एक्सपेंशन नोजल में ही हो गया, बॉयलर प्रेशर से लेके कंडेंसर प्रेशर तक सारा एक्सपेंशन सिर्फ नोजल में ही हो गया। और चूंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर था और वो सारे का सारा एक्सपेंशन नोजल में हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, और जब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसका मतलब कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये स्टीम अब इंपल्स टरबाइन में एंटर करने वाली है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ जब स्टीम इंपल्स टरबाइन में एंटर करेगी तो जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उसको भी बहुत ज्यादा तेजी से घुमाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी आप समझ सकते हो कि बॉयलर में जो प्रेशर होता है वो अराउंड 250 बार, 300, इवन सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में 500 600 बार तक भी होता है। इतने ज्यादा हाई प्रेशर से जो स्टीम है जब वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो टरबाइन पे एंटर करेगी और टरबाइन को भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से रोटेट कराएगी। देखिए स्पीड जो होती है सिंपल इंपल्स टरबाइन की वो 15,000 से 20,000 आरपीएम के तक होती है, 15,000 से 20,000 आरपीएम तक होती है इंपल्स टरबाइन, सिंपल इंपल्स टरबाइन की जो स्पीड है वो इसीलिए होती है क्योंकि सारा एक्सपेंशन हमने एक ही बार में कर दिया, और सारा एक्सपेंशन एक ही बार में करने की वजह से वेलोसिटी जो थी स्टीम की वो बहुत ज्यादा थी, और जब वो बहुत इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ टरबाइन पे एंटर करेगी तो टरबाइन भी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ब्लेड्स को और टरबाइन रोटेट होना पड़ेगा। ये आपको एग्जिट पे जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी v। तो एग्जिट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो यहाँ पे जो शुरू में वेलोसिटी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है। एक्चुअली कोशिश तो यही है
कि ये जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इतनी वेलोसिटी जो है इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ वेलोसिटी, ये लॉस हो रहा है क्योंकि इसके बाद तो ये कंडेंसर में जाने वाली है और कंडेंसर में वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इसको बिल्कुल वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी के बराबर इसको ले आते तो पूरी काइनेटिक एनर्जी का हम यूज कर पाते। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा रह जाती है और रखनी भी पड़ती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द स्टीम, तो इसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है एक्चुअली में इसका क्या है, लॉस हो रहा है। लगभग 18 से 20-25% तक की जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये लॉस हो जाती है। और इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को जब मिलती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, लगभग 15,000 से 20,000 आरपीएम तक उसकी वेलोसिटी रहती है। टरबाइन की जो स्पीड है वो 15,000 से 20,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के आसपास में रहती है। ठीक है, अब इतनी ज्यादा इसकी जो है वो स्पीड है अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसकी जो वेलोसिटी है u, तो दैट इज विल बी पाई डी एन बाई 60। तो जो ब्लेड है, तो ये हो गया रोटर, ये हो गया उसके ऊपर ब्लेड, तो ये ब्लेड जो है वो रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो जो रोटेट कर रहा है वो तो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, स्पीड है उसकी 15,000 से 20,000 आरपीएम तक इसकी जो स्पीड है। उसको जब हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी u पाई डी एन बाई 60, सिंपली रोटेशन से बस। इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर होगा दैट विल बी d, टरबाइन का जो डायमीटर दैट विल बी d, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे पाई डी एन बाई 60 से। तो इसकी जो स्पीड है वो 15,000 से 20,000 आरपीएम के आसपास बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है टरबाइन की वो भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और ये जो स्पीड है u, वो जनरली, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है बट जनरली ये v1 क्या है, ये वाली वेलोसिटी, दिस इज v1, यानी कि मूविंग ब्लेड के इनलेट पे जो वेलोसिटी थी v1 वो जनरली उसका आधा रहती है। और वेलोसिटी देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पे, 1100 से 1200 मीटर पर सेकंड, 1100 से 1200 मीटर पर सेकंड, ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। और इतनी ज्यादा वेलोसिटी से स्टीम जब टरबाइन पे, सिंपल इंपल्स टरबाइन पे एंटर करती है तो उसकी भी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। जो स्पीड है वो 15,000 से 20,000 आरपीएम के आसपास में रहती है। और ये जो v है वेलोसिटी, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंथैल्पी चेंज की। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, डेल्टा एच, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, जहां पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज। तो ये हम निकालते भी हैं कि टरबाइन में कितना वर्क हुआ, जितना एंथैल्पी में चेंज हुआ, H1 माइनस H2, तो जितना एंथैल्पी में चेंज हुआ उतना ही टरबाइन में वर्क हुआ। तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी स्टीम की, क्योंकि एक्सपेंशन तो यहाँ नोजल में ही हो गया, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ये v1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट डेल्टा एच के। ठीक है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी एट एंट्री ऑफ द नोजल एंड एंथैल्पी एट एग्जिट ऑफ द नोजल। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी वेलोसिटी। और जो टरबाइन की वेलोसिटी है वो लगभग उसका आधा होगी, v1/2 होती है, और इसकी जो स्पीड है वो 15,000 से 20,000 आरपीएम है, जो कि बहुत ज्यादा है। और थोड़ी सी वेलोसिटी का यहाँ पे लगभग 18 से 20% जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस भी हो रहा है। उसके बाद भी, इतना लॉस होने के बाद भी जो जो स्पीड है टरबाइन की वो 15,000 से 20,000 आरपीएम के बीच में। ठीक है, तो ये जो टरबाइन है, सिंपल इंपल्स टरबाइन, इसको बोलते हैं डी लेवल टरबाइन, इसको बोलते हैं डी लेवल टरबाइन। ये इसका साइंटिस्ट के जो जिन्होंने इसको बनाया है उसके नाम पे इसका नाम भी दिया हुआ है, सिंपल टरबाइन। ये सबसे पहला प्रैक्टिकल टरबाइन जो यूज किया गया था, डी लेवल टरबाइन, जो सिंपल इंपल्स टरबाइन में। अब चूंकि इसमें जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है टरबाइन की वो बहुत ज्यादा है, और वो इस वजह से है क्योंकि पूरा जो एक्सपेंशन है वो सिंगल नोजल में हो गया। ठीक है, सिंगल नोजल में इसका एक्सपेंशन हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो 15,000 से 20,000 आरपीएम के आसपास पहुंच गई। अब इसी टरबाइन को डायरेक्टली कपल किया जाता है जनरेटर के साथ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पावर प्लांट का जो पर्पस है वो है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, टरबाइन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ में कपल कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उनकी जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो होनी चाहिए, क्योंकि हम घरों में जो बिजली यूज करते हैं वो लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास में होती है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्पीड होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल लिमिट है उसकी 3,000 आरपीएम, और ये तो घूम रहा है 15,000 से 20,000 आरपीएम के साथ में। तो अगर हम इसकी स्पीड को कम करते हैं तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 3,000 आरपीएम जो जनरेटर की स्पीड है, उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें इसमें करनी पड़ती है कंपाउंडिंग, दैट इज द वर्ड कंपाउंडिंग। तो हम इस स्पीड को कम करने के लिए, और चूंकि एनर्जी का लॉस भी ना हो, अगर ऐसे ही हम 15,000 से 20,000
जो आरपीएम हमें मिल रहे हैं उसको ब्रेक लगा के या किसी और मेथड से उसको हम रोकेंगे और 3000 तक आरपीएम तक लेके आएंगे तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो टरबाइन की स्पीड है वो जनरेट ही कम हो, 3000 के आसपास में रहे, इतनी ज्यादा वेलोसिटी पहुंचे ही ना। अगर पहुंच गई तो फिर तो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं इसमें कि इसकी जो स्पीड है वो लगभग 3000 के आसपास ही रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। अब जो कंपाउंडिंग है इम्पल्स टरबाइन की वो दो तरीके से होती है, एक तो होती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग और दूसरी होती है प्रेशर कंपाउंडिंग। ठीक है, एक होती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग और दूसरी होती है प्रेशर कंपाउंडिंग। तो बेसिकली कंपाउंडिंग क्या है, इट इज द मेथड टू रिड्यूस the high rotational speed of simple impulse turbine to bring it practical limit of electricity generation। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो प्रैक्टिकल लिमिट है स्पीड की वो कितनी है, 3000। तो इस कंपाउंडिंग इज द मेथड टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन और उसको लेके आती है प्रैक्टिकल लिमिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कि 3000 के आसपास। तो दो तरीके से होती है कंपाउंडिंग, पहला है प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन और दूसरा होगा वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन। तो कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है, स्टेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब उन स्टेज में करने के दो अलग अलग मेथड है, जिसको फर्स्ट को बोलते हैं प्रेशर कंपाउंडेड। जैसे नोजल में एक ही बार में पूरा एक्सपेंशन कर दिया हमने सिंपल इम्पल्स टरबाइन में, जिसको डी लेवल टरबाइन बोल रहे हैं। तो डी लेवल टरबाइन में तो पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक ही नोजल में हो गया। तो नहीं, अब हम एक ही नोजल में नहीं करेंगे उसका पूरे का पूरा एक्सपेंशन, अब हम उसको स्टेजेस में करेंगे। तो स्टेजेस में करने के दो अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड इज प्रेशर कंपाउंडेड। ये जो प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन है, भले ही यहाँ पे प्रेशर का नाम आ रहा है लेकिन ये अभी भी इम्पल्स टरबाइन ही है। तो प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन इसको पूरा बोलते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम जो कि इसके जिन्होंने इसको बनाया था उसके नाम पे है रेट्यू टरबाइन। ठीक है, तो रेट्यू टरबाइन या फिर प्रेशर कंपाउंडेड सिंपल इम्पल्स टरबाइन। तो अब देखते हैं कि सिंपल इम्पल्स टरबाइन में किस तरीके से काम होता है। ये हमारा प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन या रेट्यू टरबाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि एक बार में एक्सपेंशन करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी मिल रही थी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रैक्टिकल लिमिट जो 3000 है उससे कहीं ज्यादा थी। तो उस पर हम टरबाइन को ऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इम्पल्स टरबाइन में हमेशा, जब भी इम्पल्स टरबाइन यूज होगा तो हमेशा उसमें कंपाउंडिंग के साथ ही उसको यूज करेंगे। कंपाउंडिंग के साथ ही इम्पल्स टरबाइन हमेशा यूज होंगे। अब कौन सी कंपाउंडिंग यूज करनी है वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग में हम स्टेजेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड का जो सेट है इसको मिलके बनेगी एक स्टेज, ये हो जाएगी पूरी एक स्टेज। उसी तरीके से ये होगी दूसरी स्टेज, इसी तरीके से ये होगी तीसरी स्टेज। तो इसको स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग स्टेज में। ठीक है, अब पहली स्टेज में क्या होगा, नोजल में पूरा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, पूरा एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो जो बॉयलर प्रेशर पे स्टीम नोजल को मिलेगी, उसको पी नॉट बोल रहे हैं प्रेशर को, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन किया, P1 तक प्रेशर उसको लेके आए, थोड़ा एक्सपेंशन किया, और इस एक्सपेंशन की वजह से जो नोजल है वो क्या करेगा, स्टीम को इस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, V1 पे पहुंच जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमें सिंपल इम्पल्स टरबाइन में मिल रही थी, अराउंड 1200 मीटर पर सेकंड के आसपास। यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो लगभग 200 से 300 मीटर पर सेकंड के आसपास में मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे नोजल में पूरा एक्सपेंशन नहीं किया, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया है। उसके बाद क्या होगा, जब ये जो V1 वेलोसिटी की स्टीम है मूविंग ब्लेड पे एंटर करेगी, तो चूंकि ये इम्पल्स टरबाइन है तो मूविंग ब्लेड का डिजाइन इस तरीके का रहेगा कि उसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा। और प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब इम्पल्स टरबाइन है, तो दोनों ही बातें हैं। तो इम्पल्स टरबाइन में याद रखना, मूविंग ब्लेड में कभी भी प्रेशर का चेंज नहीं होगा, वही तो उसकी डेफिनेशन है इम्पल्स टरबाइन की। तो मूविंग ब्लेड में जितना भी प्रेशर हमें मिला था नोजल के एग्जिट पे, फर्स्ट स्टेज के नोजल के एग्जिट पे मिला था उतना ही रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मूविंग ब्लेड में। और जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली थी, या जो वेलोसिटी V1 हमें मिली थी फर्स्ट स्टेज में नोजल के एग्जिट पे, वो
काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराएगी। अब चूंकि वहां पे जो सिंपल इंपल्स टरबाइन था वहां पे एक बार में एक्सपेंशन हो गया था, जो स्पीड थी वो 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, तो यहाँ पे 1200 मीटर पर सेकंड नहीं, यहाँ पे 200, 250, 300 मीटर पर सेकंड ही है। तो अब जो टरबाइन की रोटेशनल स्पीड होगी वो भी कम होगी, वो भी अराउंड कितनी होगी, लगभग 3000 आरपीएम के आसपास में होगी। उसके बाद जब ये सारी स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी, सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी टरबाइन को ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से कम हो जाएगी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, और जो v2 हमें मिली वो वेलोसिटी इस v नॉट से थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब अभी भी इसके पास थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बची हुई है। आप ये मत समझिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, क्योंकि ये स्टीम अभी और स्टेजेस में जाएगी और मूविंग ब्लेड्स के पास जाएगी। अब अगर ये कंडेंसर में पहुंच जाती तब तो हम इसको बोलते कि ये जो वेलोसिटी है उसका लॉस हो गया, लेकिन इस वेलोसिटी का लॉस नहीं हुआ, ये वेलोसिटी अभी भी स्टीम के पास है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो अभी भी स्टीम के पास है। और जब उसकी स्टीम, जब हमें अब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो नोजल में फिर से एक्सपेंशन होगा, और ये जो प्रेशर हमें यहाँ पे मिला था उस प्रेशर से और प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब प्रेशर मिलेगा P3, और इस प्रेशर के एक्सपेंशन से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके पास थोड़ी सी पहले ही थी, तो अगर हम देखें कि हमें V1 और V3 को बराबर करना है तो अब जो है प्रेशर का कम एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले से ही बच गई थी। ठीक है, तो अब थोड़े से कम एक्सपेंशन के बाद फिर से इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग V1 के बराबर पहुंच जाएगी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं V3 से। फिर आएगा मूविंग ब्लेड का सेट, और मूविंग ब्लेड में प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, P3 से लेके P4 तक कांस्टेंट रहेगा। मूविंग ब्लेड में प्रेशर का कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी नोजल के एग्जिट पे, सेकंड स्टेज के नोजल पे के एग्जिट पे जो वेलोसिटी थी V3, उस वेलोसिटी के एक्सपेंशन में ये जो एनर्जी है ट्रांसफर हो जाएगी फिर से टरबाइन को। अब ये वाली जो वेलोसिटी है अगेन फिर से वही रहेगी हमारी, लगभग 300 के आसपास में, तो टरबाइन की जो स्पीड है वो 3000 के आसपास में ही रहेगी। उसके बाद फिर से जो एनर्जी बची हुई है वो सारे का सारा एक्सपेंड हो जाएगा, जो भी लास्ट स्टेज होगी नोजल की, मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरी में ही होगा, जो भी लास्ट स्टेज होगी इंपल्स टरबाइन में प्रेशर कंपाउंडेड में, नोजल की जो आखिरी नोजल होगा वहां पे सारे का सारा एक्सपेंशन हो जाएगा और प्रेशर मिलेगा हमें P5। और इसके एक्सपेंस में यहाँ पे भी देखो थोड़ी सी वेलोसिटी इसके पास बच गई, तो अब ये जो वेलोसिटी है V5 वो कम एक्सपेंशन में ही पहुंच जाएगी, प्रेशर की कम ड्रॉप में ही आराम से वेलोसिटी P5 तक पहुंच जाएगी। तो V5 वेलोसिटी के बाद अगेन फिर से मूविंग ब्लेड का सेट आएगा, तो अब जो ये P5 है ये पहुंच गया है कंडेंसर प्रेशर के बराबर। तो अब कंडेंसर प्रेशर हमें मिल गया, अब इसके बाद कोई स्टेज आगे नहीं होगी, जो मूविंग ब्लेड है सिर्फ उनसे पास होगा, और मूविंग ब्लेड को एनर्जी मिलेगी इस काइनेटिक एनर्जी से, और वेलोसिटी डाउन हो जाएगी, वेलोसिटी डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें मिल जाएगा अब कंडेंसर प्रेशर। अब कंडेंसर प्रेशर मिल गया, पूरे का पूरा एक्सपेंशन हो गया, अब ये स्टीम चली जाएगी कंडेंसर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से जो वेलोसिटी है वो हमें V नॉट के बराबर नहीं मिल पाएगी, इसका मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन ये जो लॉस है वो काफी कम होगा कंपेयर टू द सिंपल इंपल्स टरबाइन। यहाँ पे से देखो सिर्फ 2 से 4% ही वेलोसिटी का लॉस होगा या काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, जबकि वहां पे 18 से 20-25% तक काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी। उसका रीजन क्या है, देखो जब आप वेलोसिटी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि टरबाइन में एनर्जी का जो ट्रांसफर का जो टाइम है वो काफी कम है, तो उस वजह से क्या है, जब 1200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम एक्सपेंड कराएंगे तो बाहर निकलते निकलते उसके पास काफी ज्यादा वेलोसिटी रह जाएगी, क्योंकि वो 1200 से आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 200-250 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही आ रही है सिर्फ वेलोसिटी। तो यहाँ पे काफी हद तक एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और लास्ट में जो वेलोसिटी मिलेगी वो V6, वो कंपेयर टू द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ सिंपल इंपल्स टरबाइन, डी लेवल टरबाइन के कंपैरिजन में काफी कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे, 2 से सिर्फ 4% ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। टरबाइन के एग्जिट पे जो लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी वो, क्योंकि अब ये काइनेटिक एनर्जी तो बेकार है, अब तो कंडेंसर में जाना है इसको, तो कंडेंसर में काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल है नहीं, तो अब जो भी ये स्टीम है उसको काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल है नहीं, तो ये जितनी भी एनर्जी इसके पास बचेगी वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन प्रेशर कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन या रेटिव टरबाइन में ये जो वेलोसिटी का लॉस है वो कंपेयर टू द डी लेवल टरबाइन या सिंपल इंपल्स टरबाइन बहुत कम लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से
प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन जो रेडियो टरबाइन है वो काम करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रेशर का बार बार ड्रॉप हो रहा है तो अभी भी इसको इंपल्स टरबाइन क्यों बोल रहे हैं? सिंपल आंसर इज इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है। तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए भले ही हमने यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग की है, प्रेशर का ड्रॉप किया है बार बार, लेकिन वो प्रेशर का ड्रॉप सिर्फ नोजल में हुआ है, मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं हुआ है। दिस इज द प्रेशर कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन, दैट इज रेडियो टरबाइन। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? टोटल एंथैल्पी ड्रॉप, मतलब इनिशियल जो फर्स्ट स्टेज थी उसके नोजल पे डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? डेल्टा एच इज द H1 माइनस H6। तो जो फर्स्ट नोजल था, फर्स्ट स्टेज का जो फर्स्ट नोजल था उसके एंट्री पे कितनी एंथैल्पी थी, और जो लास्ट स्टेज के मूविंग ब्लेड में जितनी, या मूविंग ब्लेड कह लो या नोजल कह लो, क्योंकि मूविंग ब्लेड में कोई एक्सपेंशन है नहीं तो नोजल भी कह सकते हैं, तो लास्ट नोजल के एग्जिट पे जो एंथैल्पी थी इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा एच, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप शुरू से लेके लास्ट तक का, ठीक है। लेकिन इस पूरे एंथैल्पी ड्रॉप को हमने एक बार में नहीं किया, हमने इसको स्टेजेस में किया। तो अभी हमने जो देखा उसमें 3 स्टेज थी। हम सपोज करके एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने किसी 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया। 4 क्यों किया वो अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 4 स्टेज में हमने इसको प्रेशर कंपाउंडेड किया, तो पूरा जो डेल्टा एच था वो एंथैल्पी का ड्रॉप हमने 4 बार में किया। तो फर्स्ट स्टेज में जो एंथैल्पी का ड्रॉप होगा वो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डेल्टा एच के, ठीक है। क्योंकि 4 स्टेज में इसको डिवाइड कर दिया, एक स्टेज में करेंगे तो जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है, अगर एक स्टेज में करेंगे तो जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा एच के, लेकिन हमने इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। और ऐसा मान सकते हैं और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है कि अगर हम इस एंथैल्पी ड्रॉप को 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो वो एंथैल्पी ड्रॉप जो है वो लगभग लगभग इक्वल होगा, ठीक है। मोर और लेस जो है वो एंथैल्पी ड्रॉप सेम होगा सारी स्टेजेस में। तो एक स्टेज में कितना हो जाएगा? स्टेज का एंथैल्पी ड्रॉप, उसको डेल्टा एच एस कह रहे हैं। आप कोई सी भी स्टेज का कह सकते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सारी स्टेजेस में जो एंथैल्पी ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए डेल्टा एच एस क्या है? एंथैल्पी ड्रॉप इन वन स्टेज। वन में वो कोई सी भी हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, सब में बराबर है। तो एक स्टेज में कितना एंथैल्पी ड्रॉप होगा? जितना टोटल एंथैल्पी ड्रॉप था डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा? एक स्टेज का एंथैल्पी ड्रॉप। तो एक स्टेज की जो एंथैल्पी सॉरी जो एक स्टेज में हमें वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी अंडर रूट डेल्टा एच एस, स्टेज की एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा एच एस क्या है? डेल्टा एच बाई 4 है, तो ये हो गया डेल्टा एच बाई 4 हमने पुट कर दिया। तो वी डैश यहाँ पे क्या है? वी डैश इज द वेलोसिटी इन वन स्टेज, वेलोसिटी इन वन स्टेज। अब ये भी हर बार बराबर ही रहती है, V1 पे पहुंची, फिर दूसरी स्टेज में V3 पे, तीसरी में V5 पे, फिर नेक्स्ट में V7 पे। तो ये सारी वेलोसिटी भी हम कितने थे? बराबर लेके गए थे। तो ये जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो है एक स्टेज का जो एंथैल्पी ड्रॉप है उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और एक स्टेज का जो एंथैल्पी ड्रॉप है वो डेल्टा एच बाई 4 है, क्योंकि हमने ये माना है कि हम इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया अंडर रूट डेल्टा एच बाई 4। या फिर हम इसको कह सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो ऊपर वाला न्यूमेरेटर वाला पार्ट है अंडर रूट डेल्टा एच, अंडर रूट डेल्टा एच, अंडर रूट डेल्टा एच क्या है? V के बराबर है। V जो एक स्टेज की एंथैल्पी थी, अगर एक स्टेज में पूरा कर लेते तो उसको एक में डिवाइड कर लेते तो V मिलता, और अंडर रूट 4 क्या है? 2 है। तो V डैश जो है यानी कि एक स्टेज की जो वेलोसिटी है वो उसकी आधी हो जाएगी। एक स्टेज की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके हाफ वेलोसिटी के, मतलब वहां 1200 मिल रही थी तो यहाँ लगभग 500 या 600 मिलेगी, ठीक है। 500 या 600 मीटर पर सेकंड एक स्टेज में हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम ये मानते हैं कि अगर n स्टेजेस कर देते हैं हम प्रेशर में, 4 इसलिए किया था क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म आएगी, ठीक है। आप समझ में आ गया 4 स्टेज में क्यों डिवाइड किया था? तो इजीली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म आ जाएगी और 4 का अंडर रूट आसानी से हो सकता है 2। तो V डैश जो है एक स्टेज की जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी अगर पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक बार में कर देते तो उसकी वेलोसिटी का लगभग आधे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी,
आधे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिल जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर कंपाउंडिंग में n स्टेजेस में डिवाइड किया है, सिंपल इंपल्स टरबाइन की प्रेशर कंपाउंडिंग करके उसको n स्टेज में डिवाइड किया है, तो एक स्टेज में जो वेलोसिटी हमें मिलेगी, वो टोटल वेलोसिटी का अंडर रूट n टाइम्स हो जाएगी। या फिर टोटल वेलोसिटी को अगर अंडर रूट n से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक स्टेज की वेलोसिटी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्रेशर कंपाउंडिंग। अब देखते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या करते हैं हम? इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन कंपाउंडिंग इज डन फॉर वेलोसिटी ऑफ स्टीम। अब हम वेलोसिटी में कंपाउंडिंग करेंगे। अभी हमने प्रेशर में किया था, पहले थोड़ा सा प्रेशर का ड्रॉप किया, फिर थोड़ा सा प्रेशर का ड्रॉप किया, फिर थोड़ा सा प्रेशर का ड्रॉप किया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर का स्टेजेस में ड्रॉप किया था। वेलोसिटी कंपाउंडेड में वेलोसिटी का स्टेजेस में ड्रॉप करेंगे, धीरे धीरे वेलोसिटी का ड्रॉप करेंगे। जबकि अगर आप प्रेशर कंपाउंडेड देखें तो एक स्टेज में थोड़ा सा ही प्रेशर का ड्रॉप किया और जितनी भी वेलोसिटी हमें मिली उस पूरे को कन्वर्ट कर दिया हमने मैकेनिकल एनर्जी में। एक सेट में, मूविंग ब्लेड के एक सेट में पूरे को कन्वर्ट कर दिया, उसको बचाया नहीं। आपको अगर याद हो तो एक स्टेज के बाद जो वेलोसिटी मिलती है वो स्टार्टिंग की जो वी नॉट वेलोसिटी है उसके लगभग बराबर रहती है। तो प्रेशर कंपाउंडेड में वेलोसिटी जो है वो पूरी की पूरी यूज हो जाती है एक स्टेज में। लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटी कंपाउंडेड में क्या करना है? Compounding is done for the velocity of steam. That is, total velocity drop is arranged in more than one stages, and each stage consists of a set of fixed and moving blades. Fixed and moving blades. ठीक है? There is a single set of nozzle in which total enthalpy drop takes place, and the high kinetic energy obtained is utilized in more than one stage. डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जो वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन है उसको कर्टिस टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सिंपल इंपल्स टरबाइन जिसको बोलेंगे डी लेवल टरबाइन, दूसरा हो गया वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन जिसको बोलेंगे रेटिव टरबाइन, और तीसरा हो गया वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन जिसको बोलेंगे कर्टिस टरबाइन। तो कर्टिस टरबाइन में हम वेलोसिटी को स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, रेटिव टरबाइन में हमने प्रेशर को स्टेजेस में डिवाइड किया था। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे एक ही सेट होगा नोजल का और उस नोजल में हम पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक ही बार में कर देंगे। पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक ही बार में कर देंगे, मतलब बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक एक ही बार में पूरे का पूरा एक्सपेंशन हमने कर दिया। अब पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक ही बार में कर दिया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ये वी नॉट वेलोसिटी थी, ये वी नॉट वेलोसिटी से हमें वेलोसिटी मिली v1। जो ये वेलोसिटी v1 हमें मिलेगी ये काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी होगी, काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी होगी। कितनी ज्यादा? लगभग 1200 मीटर पर सेकंड के आसपास ये वेलोसिटी हमें मिल जाएगी नोजल में एक्सपेंशन करा के। अब ये नोजल में फर्स्ट स्टेज में ही नोजल लगा दिया, पूरे का पूरा एक्सपेंशन हो गया, हाई वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद क्या करेंगे? मूविंग ब्लेड आएंगे। लेकिन मूविंग ब्लेड में, सिंपल इंपल्स टरबाइन में तो क्या किया था, मूविंग ब्लेड का एक ही सेट था और जितनी भी ये वेलोसिटी हमें मिली यहाँ पे उस पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक ही बार में हमने कर दिया। सारी वेलोसिटी का यूज एक ही मूविंग ब्लेड के सेट में कर डाला और जो उसकी वजह से क्या हुआ, टरबाइन की स्पीड बहुत ज्यादा मिल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा मिल गई 1200 मीटर पर सेकंड के आसपास, लेकिन उस वेलोसिटी को जब हम यूज करेंगे और इसको पास कराएंगे फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड से, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ही वेलोसिटी का हम यूज करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी वेलोसिटी का ही हम यूज करेंगे। यहाँ से वेलोसिटी आएगी, इनको स्ट्राइक करेगी, ये रोटेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वेलोसिटी का यूज करेंगे तो वेलोसिटी अब हमें कम हो जाएगी इसकी। जब वेलोसिटी का यूज कर लिया, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया थ्रू द मूविंग ब्लेड्स, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो v1 जो वेलोसिटी थी अब हमें यहाँ पे v2 वेलोसिटी मिलेगी। अब ये v2 वेलोसिटी मिलने के बाद जो दूसरी स्टेज आएगी, उस दूसरी स्टेज में नोजल नहीं होगा, उस दूसरी स्टेज में होंगे फिक्स्ड ब्लेड के सेट जिनको गाइड ब्लेड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्लेड्स के सेट में ना तो प्रेशर एनर्जी का कोई चेंज होगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज होगा। ये जो फिक्स्ड ब्लेड का सेट है वो सिर्फ स्ट्रीम को गाइड करने का काम करेंगे, वो सिर्फ स्टीम को गाइड करने का काम करेंगे।
इसलिए इन फिक्स्ड ब्लेड को हम गाइड ब्लेड भी बोल सकते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो इस तरीके का शेप है ऊपर की तरफ, यहाँ से जो वेलोसिटी जाएगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगला जो मूविंग ब्लेड का सेट है उसका भी शेप यही है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इस पे स्ट्राइक नहीं कर पाएगी ठीक से, तो इसीलिए यहाँ पे एक फिक्स्ड ब्लेड का सेट आएगा, जो कि ये देखिए इस यहाँ पे जो नोजल है, नोजल से वेलोसिटी आई इस ब्लेड को इस तरह से स्ट्राइक करेगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी डायरेक्शन में स्ट्राइक कर देगी अगर हम गाइड ब्लेड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो फिक्स ब्लेड नहीं लगाएंगे तो फिक्स ब्लेड नहीं लगाएंगे तो ये जो वेलोसिटी है उसको इस तरफ से स्ट्राइक करेगी, जबकि गाइड ब्लेड लगाने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और वो इस डायरेक्शन में इन ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड ब्लेड है इसमें अगर हम देखेंगे तो पूरे का पूरा जो प्रेशर ड्रॉप है वो पहले नोजल में ही कर दिया, उसके बाद प्रेशर ड्रॉप अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक वो पूरा कांस्टेंट है, यहीं पे हमें कंडेंसर प्रेशर मिल गया, ये P1 जो है वो कंडेंसर प्रेशर है, तो कंडेंसर प्रेशर P1 P2 P3 P4 P5 P6 सब बराबर है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है अगली किसी भी स्टेज में, ना फिक्स्ड ब्लेड में ना मूविंग ब्लेड में, लेकिन मूविंग ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूविंग ब्लेड रोटेट करेंगे, लेकिन जब फिक्स्ड ब्लेड से पास होगी ये स्टीम तो वो सिर्फ उसको गाइड करेंगे, वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो गाइड ब्लेड है, फिक्स्ड ब्लेड है, वो रोटेट नहीं होंगे, तो इस काइनेटिक एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होगा। उसके बाद दोबारा से वो फिर से पास होंगे मूविंग ब्लेड से, और मूविंग ब्लेड में फिर से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसी काइनेटिक एनर्जी से जो मूविंग ब्लेड का दूसरा सेट है वो रोटेट होगा, उस एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड आएंगे, यहाँ पे फिर से फिक्स्ड ब्लेड आएंगे जो कि उनको गाइड करेंगे स्टीम को, और यहाँ पे भी वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होगा, V4 V5 बराबर होंगे, V2 V3 बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से एक मूविंग ब्लेड का सेट होगा, इस तरीके से उसको 3 या 4 स्टेज में उसको डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट में जो हमें वेलोसिटी मिलती है V6 वो लॉस हो जाती है, मतलब उसके बाद लास्ट स्टेज में जो काइनेटिक एनर्जी बचती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी बच रही है वो बहुत कम है, 2 से 4% के आसपास है कंपेयर टू द सिंपल इम्पल्स टरबाइन। रेलेटिव से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कंपाउंडेड से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लगभग जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो वेलोसिटी कंपाउंडेड और प्रेशर कंपाउंडेड में बराबर ही है, लेकिन ये जो वेलोसिटी का लॉस हो रहा है या काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कंपेयर टू द सिंपल इम्पल्स टरबाइन डी लेवल टरबाइन के मुकाबले में बहुत कम है, 2 से 4%, वहां पे हो रहा था 18 से 20%, इवन ज्यादा भी हो जाता है, 25% तक भी हो जाता है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का लॉस है वो बहुत ही कम यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, जिसको बोलते हैं कर्टिस टरबाइन।